नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में होम्योपैथी के बैतूल जिले के आइकॉन कहलाने वाले डॉक्टर कैलाश वर्मा जी मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लंबे समय से गायत्री परिवार से जुड़े हैं और सनातन संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका सर बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा-दीक्षा के बारे में कुछ बताएँ आप? मेरे पिताजी जो थे, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर थे और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर थे। शुरू से मेरा होम्योपैथी की तरफ रुझान रहा है। मैंने बैतूल बाज़ार में हायर सेकेंडरी करने के बाद हमारे बैतूल के सबसे बड़े कॉलेज जेएच कॉलेज से बीएससी किया। बीएससी करने के बाद में फिर मैं भोपाल होम्योपैथी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से होम्योपैथी ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बैतूल बाज़ार में प्रैक्टिस प्रारंभ करी। बैतूल बाज़ार में प्रैक्टिस प्रारंभ करने से क्या हुआ कि वहाँ सब लोग अपने ही थे, तो ऐसा प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, पेइंग बहुत कम था। तो मैंने उसके बाद में सन 79 से 82 तक मांडवी ग्राम जो है, वहाँ प्रैक्टिस किया। मांडवी में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आस-पास के कम से कम 15-20 गाँव के पेशेंट मेरे पास आते थे। क्योंकि उस समय होम्योपैथी को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो साथ ही साथ एलोपैथी भी करना पड़ता था। मैं प्रैक्टिस भी करता था। मांडवी क्या है कि सिस्टम था कि फसल पे पैसा देंगे, जी। तो वहाँ भी थोड़ी परेशानी होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गाँव में प्रैक्टिस करने के बजाय जिला मुख्यालय पे ही बैठना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बैतूल आया। बैतूल में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया बडोरा से। और फिर वहाँ से मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगा और फिर वहाँ से धीरे-धीरे होम्योपैथिक प्रैक्टिस डेवलप हुई। 20 साल तक मैंने एलोपैथिक साथ में किया और बाद में एलोपैथिक बिल्कुल बंद करके और फिर मैंने होम्योपैथी टोटल होम्योपैथी चालू कर दिया। और आज होम्योपैथी में मैं मुझे ईश्वर की कृपा से आस-पास के 4-5 जिलों के पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझे काफ़ी उसमें रिस्पॉन्स मिला है। आपने और आपके कुछ दोस्तों ने मिलके कोई उद्योग भी प्रारंभ किया था, उसके बारे में कुछ बताएँ? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो उसी समय की बात है जब हम प्रैक्टिस में स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे कुछ दोस्त लोग हम लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि क्यों ना हम एक इंडस्ट्रीज बन जाएँ, एक इंडस्ट्री डाल लें। हमने जिला उद्योग केंद्र से उसका प्रोजेक्ट लिया, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और बडोरा पर ही एक रेणुका प्लास्टिक इंडस्ट्री के नाम से एक प्लास्टिक इंडस्ट्री हमने चालू किया। उस प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम लोग पॉलीथीन बैग बनाते थे। हम लोग 5 पार्टनर थे और हम जो 5 पार्टनर थे हमारे जो हैं, ये प्राइमरी स्कूल से हमारे साथ पढ़े वाले पूरे सभी नाम भी साथी ले लोग। सकते हो ना सर उनका? आपके जो दोस्त लोग थे उनके कौन-कौन थे उनके बारे में? जब वो पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको लगेगा कि सर ने भी हमारा भी नाम लिया नहीं, 5 नहीं, लोग मैं का। बता देता हूँ। जी, हमारे साथ मधु वर्मा थे, जी। जो आज है नहीं। वो इसके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हुँ। हमारे साथ शास्त्री जी थे बैतूल बाज़ार के, उनका एक बेटा राम मिश्रा था, वो हमारे साथ था। डॉक्टर अर्जुन वर्मा, आप जानते होंगे, शेम वर्मा के जो समधी हैं, अरविंद वर्मा, उनका छोटा भाई अर्जुन वर्मा था। हमारे साथ ही उसने होम्योपैथिक ग्रेजुएशन किया था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शंकर पवार को आप सब लोग जानते होंगे। हुँ। हम 5 लोग साथ में। तो हमने जिला उद्योग केंद्र से प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद में यूनियन बैंक बैतूल बाज़ार से फाइनेंस कराया और बडोरा पर ही केके वर्मा पेट्रोल पंप वाले, उनकी एक गोडाउन था। उस गोडाउन को किराए पर लेकर के और हमने इंडस्ट्री चालू की। इंडस्ट्री में हमने ब्रिमको की मशीनें बॉम्बे से लाए थे, बहुत अच्छी कंपनी थी वो। और उसकी मशीन डाली भर्ती थी, स्टैंडर्ड की इंडस्ट्री थी। हमको मार्केट भी अच्छा मिला, उसमें हम पॉलीथीन बैग बनाते थे। तो उससे हमको फॉरेस्ट से अच्छे ऑर्डर मिलते थे, मार्केट से भी अच्छे ऑर्डर मिलते थे। उसका रॉ मटेरियल हमारा जो है, वो नागपुर से आता था। तो उसका रॉ मटेरियल जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो उस समय
आप लोगों को शायद याद होगा, एक बार क्राइसिस आया था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्राइसिस आया था खाड़ी युद्ध के समय। उस समय कई बार पेट्रोल डीजल भी उसमें मिलता था, कूपन पे मिलता था, और हमारे जो ग्रेन्यूल्स है उसकी भी शॉर्टेज आ गई थी। तो रॉ मटेरियल की क्राइसिस के कारण 2 साल के बाद, 2 साल हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चली, और 2 साल के बाद रॉ मटेरियल की क्राइसिस आने लगी, तो हमें कभी बंद करना पड़ा, कभी चालू रखना पड़ा, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिलता था। ऐसा करते-करते करीब 2 ढाई साल वो समस्या चली। तो इस कारण हमारी वो इंडस्ट्री जो है ओवरड्यू में चली गई, क्योंकि जब वो रन ही नहीं करेगी तो हम उसमें क्या सही करेंगे? बात। तो ओवरड्यू में जाने के बाद में जब बैंक से हमको अल्टीमेटम आया, हमने धीरे-धीरे उनका पैसा जमा किया, लेकिन फिर भी सुधारने की कोशिश की, मगर वो स्थिति सुधर नहीं पाई, और अंततः हमको रॉ मटेरियल की क्राइसिस के कारण वो इंडस्ट्री बंद कर देनी पड़ी। इंडस्ट्री बंद करने के कारण क्या हुआ, इंडस्ट्री में हमने 5 साल अपने लगाए, तो 5 साल हमारी प्रैक्टिस और पीछे चली गई, क्योंकि उतना समय हमने उधर उधर लगाया, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम एक इंडस्ट्री से धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते प्लास्टिक की 5 इंडस्ट्री कर लेंगे, और पाँचों जो पार्टनर हैं अपनी-अपनी सेपरेट हो अपनी-अपनी हो जाएगी। जाएगी। जी। और ऐसा हो भी जाता, हुँ, क्योंकि उसका बहुत अच्छा स्कोप भी था। हुँ, अगर वो क्राइसिस नहीं आती, तो वो समस्या नहीं आती। जैसा कि अभी ये जो कोरोना कोरोना काल आया था, इसमें बहुत सारे हुँ, धंधे बंद हो गए। बंद होगा। इसी प्रकार वो एक क्राइसिस था, हो गया। फिर मैंने वापस प्रैक्टिस शुरू। आपने लंबे समय तक आरएसएस का काम किया और इस वर्ष आरएसएस के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं, हाँ, हाँ। है ना? तो कैसा क्या रहा अनुभव आपका वो भी शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हम लोग स्कूल लाइफ से ही संघ की शाखाएँ जॉइन करते थे, और बैतूल बाज़ार में शाखा लगती थी, शाखा में हम लोग जाते थे, बहुत सारे लोग आते थे। धीरे-धीरे शाखा में हमारा वर्चस्व थोड़ा बढ़ता गया, और फिर मैंने प्रथम वर्ष किया, शिक्षा वर्ग किए। तो मेरे काम को देख कर के, मेरी लगन को देख कर के, फिर उच्च अधिकारियों ने मुझे तहसील कार्यभार का दायित्व दिया। हुँ, तो सन 85 से 90 तक, 1985 से 1990 तक मैं तहसील कार्यभार रहा, और उस बीच में हमने बहुत सारे काम किए। इस गायत्री परिवार में आप समन्वयक के पद पर हैं और ये चौथी बार है। तो जैसे आपने बताया कि आरएसएस में आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे और आपको जवाबदारी भी दी गई। गायत्री परिवार के भी बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप 2 बार इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, लेकिन गायत्री परिवार वाले आपको छोड़ना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता भी है कि ऐसा व्यक्ति हमें दोबारा नहीं मिलेगा और एक लंबा अनुभव रहा है आपका समन्वयक का। इसके बारे में कुछ मैं आरएसएस में ही था, तो मुझे वहाँ शांति कुंज जाने का एक मौका आया। शांति कुंज में उस समय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, वो सूक्ष्मीकरण साधना में रहते थे। उस समय वो किसी से मिलते नहीं थे, सूक्ष्मीकरण में थे, और जिस कक्ष में वो साधना करते थे, उस कक्ष से दूसरे कक्ष की खिड़की से उनके दर्शन होते थे। हम लोग गए, तो उनके दर्शन खिड़की से हुए। वो किसी को देखते नहीं थे, वो कभी मतलब अपने साधना में लगे रहते थे। लेकिन मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा उनके दर्शन के लिए, तो उन्होंने निगाहें उठा कर के मुझे देखा। जब उन्होंने देखा, तो वो 2 उनकी जो आँखें थी, ऐसी लाल-लाल अंगारे जैसे, सूर्य के प्रकाश जैसी आँखों का प्रकाश मेरे तक आया। जैसे हम पहुँचा? लोग, हाँ, जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं जी। तो उड़ जाता है ना, हुँ, उस तरीके से वो प्रकाश मेरे तरफ आया। और वहाँ से मेरे हृदय में इतना परिवर्तन हुआ, अचानक कुछ ऐसी ऊर्जा जागृत हुई, कोई ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हुई कि मैं वहाँ से नीचे आते-आते तक मैं भावुक हो गया, मेरी आँखों में आँसू हो गए, और मैं वहाँ से, मेरा आमूल-चूल परिवर्तन मेरे जीवन में आ गया, और मुझे लगा कि मुझे अब परम पूज्य गुरुदेव का कार्य ही करना है। आप लोग जानते हैं कि उनका एक सपना था युग निर्माण और विचार क्रांति अभियान, ये अभियान उन्होंने चला रखे थे, जो अभियान अभी तक चल रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मैं वहाँ पे आके गायत्री परिवार से जुड़ा, और गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद में मैंने संघ से त्यागपत्र दे दिया, संघ को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगा कि संघ का उद्देश्य और गायत्री परिवार का उद्देश्य करीब-करीब एक ही है, और मैं गायत्री परिवार का कार्य करने लगा एक कार्यकर्ता के रूप में। धीरे-धीरे मेरे परफॉर्मेंस को देख कर के
वरिष्ठ लोगों ने मुझे जिले के कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया। जब मैं जिले का कोषाध्यक्ष था तब डॉक्टर सैलामुले दीदी जो थी, वो समन्वयक थीं। जब वो काफ़ी व्यस्त रहने लगी तो सन 2012 में उन्होंने व्यस्तता के कारण जो है वो त्यागपत्र दिया। तब उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और 2012 से लगातार मैं अभी तक के जिला समन्वयक हूँ। जिला समन्वयक का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और हर 3 साल में जिला समन्वय समिति का पुनर्गठन होता है। तो उस पुनर्गठन में बार-बार 3 बार मुझे ही जिला समन्वयक बनाया गया। चौथी बार मैंने त्यागपत्र दे दिया। मुझे लगा कि अब मैं बहुत समय हो गया, किसी और को भी चांस मिलना चाहिए इसलिए। तो चौथी बार फिर मुझे ही चुना गया। तो अभी ये 5वां मेरा कार्यकाल चल रहा था। अब इस बार क्या हुआ कि पहले जिला समन्वय समिति में तहसील प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे और तहसील प्रतिनिधियों से जिला समन्वयक का चुनाव होता था। तो इस बार मैंने तहसील प्रतिनिधि में भी अपना नाम नहीं आने दिया। वो 11 तहसील हमने 11 तहसील बनाई है, 10 है तहसील अपने यहाँ। हमने बैतूल को ग्रामीण और शहरी दोनों में बाँटा है। तो 11 तहसील के 11 प्रतिनिधि चुन लिए गए। मैंने अपना नाम उसमें नहीं आने दिया। फिर उनको एक कमरे में अलग भेजा गया, उनसे बोला गया कि जो हमारे उच्च पदाधिकारी आते हैं ऊपर से गठन करने के लिए, उन्होंने कहा आप जाइए और अपने 11 में से किसी को जिला समन्वयक बना दीजिए। वो 11 के 11 जब वापस आए तो उन्होंने एक कागज़ ला कर के वो हमारे वो जो पदाधिकारी हैं उनको दिया। उसमें लिखा था कि हम सब स्वेच्छा से और सर्वसम्मति से पुनः डॉक्टर कैलाश वर्मा को ही जिला समन्वयक नियुक्त करना चाहते हैं। तो वहाँ जिले भर के सब कार्यकर्ता बैठे हुए थे। सबसे पूछा गया कि भाई क्या आप लोग इस बात को मंजूर करते हैं? सारे लोगों ने हर्ष ध्वनि से तालियां बजा करके और 100% लोगों ने मेरा समर्थन किया। मुझे विवश होकर फिर से ये सर्वसम्मति के आगे झुकना पड़ा। झुकना पड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री वर्तमान में जो डीडी उइके हैं, ये एक साधारण शिक्षक थे और गायत्री परिवार के काम-काज करता थे। लेकिन 2019 में गायत्री परिवार ने उनको टिकट दिलाने में अहम रोल अदा किया था। बिल्कुल सही इस है। बारे में आप क्या कहेंगे? डीडी उइके जो है पिछले 2 पंचवर्षीय योजनाओं से प्रयासरत थे। जब हमारे यहाँ जो ये सांसद थी ना अपने ज्योति धुर्वे जी, उस समय से, तो दोनों बार उनको ही चांस मिला। फिर गायत्री परिवार ने प्रयास किया कि इनको टिकट दिलाया जाए। तो हम लोग शांति कुंज गए, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से उनको मिलवाया, उनसे बोला, चिन्मय पंड्या जी ने दिल्ली फ़ोन किया और वहाँ से फिर हम लोग संघ के बड़े-बड़े पदाधिकारियों से मिले। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक थे उस समय, आजकल वो आज नहीं है वो। उनका भी जो है राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप था। उनसे भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम दिलाएँगे, लेकिन फिर भी उस साल इनको टिकट नहीं मिली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग राजनाथ सिंह जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, इनको ले जा कर के, और फिर संघ से भी मिले। हमारे बैतूल के वरिष्ठ नेता जो हैं अपने हेमंत खंडेलवाल जी से काफ़ी मतलब हम लोगों ने निवेदन किया। हम लोग अपने शिवराज सिंह जी से भोपाल जा कर के मिले। तो अब ये हम नहीं कह सकते हमारे प्रयासों से उनको टिकट मिली, लेकिन उस साल उनको फिर 2019 में मिल गई। टिकट मिल गई हाँ। थी। जब उनको टिकट मिली 2019 में और वो भारी बहुमत से जीते, तो आप स्वयं डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, आप हरिद्वार गए थे आभार प्रकट करने के लिए। इसके बारे में भी कुछ बताएँ? हाँ, हम लोग गए थे, क्योंकि हमको ये लगा कि हमने जिन-जिन लोगों से वो इन लोगों के इनके लिए प्रयास करने के लिए कहा था, सबसे पहले उनसे मिला जाए, और दूसरी बात ये हमारा गुरुधाम है, शांति कुंज हरिद्वार, और डीडी उइके हमसे पहले से जुड़े रहे हैं। तो हम लोग फिर हमने उनसे कहा कि आप शांति कुंज चलिए, वहाँ आशीर्वाद लेके आइए। हेमंत भैया से भी कहा, वो भी तैयार हुए। मोहन नागर जी, उनसे भी हमारे पुराने संबंध है, वो भी फिर आप हमारे सब पूरे टीम के हाँ, साथ गए? हम लोग सब पूरे जो है शांति कुंज गए। वहाँ 2 दिन रुके और पूरा वहाँ की कार्यवाही देखी। डीडी उइके तो पहले जाते भी रहते थे, लेकिन हेमंत भैया नागर जी पहली बार गए, वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उनको लगा कि एक कोई धाम है यहाँ पे धरती पे, तो शांति कुंज ही है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि एक बार शांति कुंज अवश्य जाएँ। आपने और पूरे गायत्री परिवार ने
सांसद डीडी उइके जी को एक काम सौंपा था जो कि व्यक्तिगत नहीं था, गायत्री परिवार का काम था, जो आज तक उन्होंने पूर्ण नहीं किया। कौन सा काम था सर, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? देखिए आपको कैसे पता चला? देखिए, हम तो पेशे से पत्रकार हैं, है ना? जहाँ ना पहुँचे कार, वहाँ पहुँचता है पत्रकार, स्वाभाविक है है। ना? देखिए, मैंने कभी भी उनसे अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं बोला जी, है और मैं यूँ भी कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन से अपना व्यक्तिगत काम नहीं बोलता हूँ। चूँकि हमारे से जुड़े हुए थे, डीडीयू के मेरे छोटे भाई जैसे। आज भी वो मुझे अपना बड़ा भाई ही मानते हैं और जब भी आते हैं मुझसे मिलते हैं, बड़े सम्मान से मिलते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं। तो हमने सिर्फ़ एक हमको क्या था कि हमारी जो बैतूल गायत्री शक्तिपीठ है, ये थोड़ा छोटा पड़ता है, जगह छोटी पड़ती है। हमको हमने उनसे बोला था कि एक हमको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम गायत्री चेतना केंद्र बना सकें और जहाँ से जन चेतना केंद्र का एक कार्य किया जा किया सके। जाए। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हुँ, उन्होंने किया भी, संबंधित अधिकारियों को फ़ोन कर दिया कि ये हो जाएगा, आप लोग ले लीजिए, आप लोग कहीं ज़मीन सेलेक्ट कर लीजिए, मिल जाएगा। तो वो हमने प्रयास किया। हो सकता है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन तो कर दिया था, काम हो भी जाता, लेकिन हमारी या हमारे कार्यकर्ताओं की कमी रही हो, जो हम उसको नहीं करा पाए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं एक आपको बहुत छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। बरसाली अपने मध्य भारत का केंद्र बिंदु है, अखंड भारत का या जी, ना? जी, जी, जी। वहाँ पर भारत माता की प्रतिमा लगाना था, एक प्रस्ताव आरएसएस ने लिया था। हुँ, 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 आनंद प्रजापति उस समय अपने एडीएम कार्यालय के सामने घूम रहे थे। हुँ, मैंने कहा क्यों, काहे के लिए घूम रहे हो? जनरल चर्चा हुई तो बोले भारत माता की प्रतिमा लगाना है, इसके लिए एडीएम सर से जमीन की मांग करना है। हुँ, हुँ। उस समय एडीएम बीएस कुलेश थे। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हुँ, चलो मैं चलता हूँ। हुँ, तो कुछ डिसमिल ज़मीन चाहिए थी इनको, हुँ, हुँ, कुछ हुँ, डिसमिल कि हुँ, भारत माता की प्रतिमा लग जाए और आजू-बाजू में एक गार्डन टाइप का बन जाए। हुँ, हुँ। मैं साथ में गया तो कुलेश जी ने कहा कि शुक्ला जी आए हैं, बोले इनके साथ में डिसमिल से क्या होता? बोले इनको 1.5 एकड़ ज़मीन दी जाए। तुरंत आदेश किया उन्होंने। अच्छा, अच्छा। हुँ, मैं बता रहा हूँ और हुँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आनंद प्रजापति जी इस बात के गवाह भी हैं। हुँ, गायत्री परिवार की तो मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ। ना ही मैं मतलब इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, तो आपके पास तो पद, प्रतिष्ठा, पावर आजकल सब कुछ है। तो एक छोटी-सी माँग तो मेरे ख़्याल से पूरी हो जाना चाहिए था। हाँ, हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उइके जी से कोई शिकायत नहीं है। जी, जी। हम लोगों की ही गलती हुई होगी जो हम लोग नहीं ले पाए। इस कारण से क्योंकि वो आज भी मेरे छोटे भाई हैं, पहले भी थे। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं कर सकता। 2019 में आपने जब टिकट तो दिलवाई गायत्री परिवार ने, ये तो मानते हो कि प्रयास किए थे, प्रयास किया है था। ना? दूसरी बात, आपने पूरी ताकत के साथ में उनका प्रचार भी किया, पूरे गायत्री परिवार ने, बिल्कुल। और उनको भारी बहुमतों से जिताया। 2024 में जब उनको सेकंड टर्म में टिकट मिली, तो भी आपने दिन-रात एक कर दिए उनके चुनाव में, पूरे परिवार ने। लेकिन आज जो आपकी अपेक्षा थी, उस पे वो खरे नहीं उतरे, तो क्या गायत्री परिवार कहीं न कहीं उनसे नाराज़ चल रहा है? ज्ञाति परिवार तो हमारा संगठन तो नारा नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ शाखाएँ जो हैं, जी। कुछ शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ हैं, जिन्होंने कुछ डिमांड की थी, वहाँ के ट्रस्ट जो है ज़रूर उनसे थोड़े-से नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन उन ट्रस्टों को भी हमने समझाया है कि नहीं आज तो कल होगा, काम हो जाएगा, करेंगे ही वो। कोविड के समय बहुत भयानक दौर था वो, सब लोगों ने देखा था। हुँ, हुँ, उस समय एलोपैथी दवाएँ भी कुछ काम कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, हुँ, लेकिन हुँ, अचानक होम्योपैथी की डिमांड बढ़ गई। हुँ, हुँ। क्या था वो ऐसा? मतलब किन दवाओं की डिमांड किस वजह से बढ़ी हुई थी? देखिए, उसके बारे में भी आप बताएँ। हाँ, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और ये ऐसा किया जाना चाहिए था, जी, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। इस नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जो है, सीधी वाइटल एसेंस पे काम करती है। होम्योपैथी जो शरीर पे काम नहीं करती, जो हमारी जीवनी शक्ति होती है, उस पे काम करती है। और कोविड का वायरस था, महामारी थी, एक पैंडेमिक था वो, चाहे कोविड का वायरस हो या कोई भी वायरस हो, वो शरीर पे इफ़ेक्ट करता है। शरीर पे इफ़ेक्ट करता है और वो एलोपैथिक दवाइयाँ हम देते हैं, तो शरीर के उन लक्षणों पे वो असर करती है जी। और उनको सबसाइड करती है। लेकिन जो अंग प्रभावित होते हैं, वायरल के इन्फेक्शन से जो अंग प्रभावित होते हैं, जैसे फेफड़े है, गला है, हुँ, हुँ। लीवर है, किडनी है,
इनको जो है वो बल नहीं दे पाती दवाइयाँ, सिम्पटम पे ही फ़ायदा करती। हमारी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, वो वाइटल एसेंस से सीधे काम करती है और जाकर के जो हमारे ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं, उनको स्टेबलाइज़ करती है, उनको प्रबल करती है, ताकि उस रोग से लड़ने की क्षमता उन ऑर्गन्स में खुद आ सके। इसलिए होम्योपैथी एकदम से उस समय उछली थी और हमने भी कई पेशेंट्स को, कई लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया था। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इम्यूनिटी आप बढ़ाने कह रहे में थे। बहुत फ़ायदा करती है। जी, जैसे थोड़ा-सा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, थायराइड। थायराइड के केस आज हमको जनरल मिलते रहते हैं, मतलब आज आम बात हो गई थायराइड डिफिशियंसी। तो क्या होता है, थायराइड हमारी एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो गले के पास स्थित होती है, वो हार्मोन ग्रंथि। ग्रंथि है। जी, तो वो हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन से शरीर का बैलेंस होता है। तो थायराइड जब डिस्टर्ब हो जाती, काम नहीं करने लगती, तो या तो वो हार्मोन ज़्यादा बनाने लगती है या कम बनाने लगती है। तो हम एलोपैथी में डायग्नोज़ कर लेते हैं कि उसको कौन-सी प्रॉब्लम है, हाइपोथायरायडिज़्म है या हाइपरथायरायडिज़्म है, तो उस हिसाब से हार्मोन अलग से दिए जाते हैं, हार्मोन कम करने की दवाई दी जी, जाती है। तो क्या होता है कि थायराइड को जब ऊपर से हार्मोन मिलने लगते हैं शरीर को, तो वो और न्यूट्रल होती चली जाती है, काम करना बंद कर देती है। होम्योपैथी क्या करती है कि थायराइड को स्टिमुलेट करती है। थायराइड ग्रंथि को अलग से हार्मोन नहीं देती, जबकि उसको प्रभावित करती है कि वो स्वयं हार्मोन को बैलेंस करे। और फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि थायराइड ठीक हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस्ड हो जाते हैं और व्यक्ति पेशेंट स्वस्थ ठीक हो हो जाता है। जाता है। हाँ, आप ये मानते हैं कि वर्तमान में एलोपैथी का चलन तो है, लेकिन हुँ, इसके साथ में होम्योपैथी ने ज़बरदस्त उछाल मारा। लोगों का भरोसा कोविड के बाद से होम्योपैथी की ओर ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, होम्योपैथी की तरफ लोगों का भरोसा ज़्यादा बढ़ा है और कोविड के बाद से ही नहीं, उसके पहले एक और इन्फेक्टिव बीमारी आई थी, स्वाइन फ्लू। जी। स्वाइन फ्लू के समय से भी होम्योपैथी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। स्वाइन फ्लू के समय हमने जो है भारत भारती विद्यालय में और कई स्कूलों में निःशुल्क दवाएँ वितरित की थी और सारे लोग ठीक भी हुए थे। तो होम्योपैथी जो है अपनी जगह एक दिव्य पैथी है, हुँ, एक डिवाइन पैथी है और वो शरीर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो सीधे वाइटल एसेंस पे जाके काम करती काम है। करती है। तो होम्योपैथी में तो सब लोगों ने लेना ही चाहिए। अभी तो होम्योपैथी की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा है और मैं समझता हूँ जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हुँ, हुँ। जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, इस तरीके के लोग, जो पढ़े-लिखे हुँ, लोग हैं, हुँ। व्यापारी लोग हैं, ये लोग जो हैं उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादा उपयोग करते हैं और मेरे पेशेंट जो हैं सब इसी प्रकार के पेशेंट हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आता जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत है। हुँ, कई हुँ, लोग हुँ। क्या है, जैसे हम आदिवासी अंचल में देखते हैं कि लोगों को इंजेक्शन लगा दो तो ज़्यादा हुँ, फ़ायदा हो हुँ, जाता है, वो कहते हैं इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? तो हुँ। वो लोग हमारे पास ज़रा कम आते हैं। डॉक्टर साहब आपके बारे में एक ये भी चर्चा चलती है, आप बहुत स्लो डोज़ देते हैं। इसके बारे में आप क्या हाँ, कहेंगे? नहीं, होम्योपैथी को स्लो माना जाता है। नहीं, हुँ, नहीं। हुँ, अब जैसे हुँ, दूसरे डॉक्टरों की भी अगर बात करें हुँ, होम्योपैथी के, हुँ। उनका कहना है कि हमारे पास में 50,000 पावर तक के डोज़ है हाँ, होम्योपैथी में। हाँ, लेकिन हाँ। डॉक्टर कैलाश वर्मा जी की जब बात आती है तो इनका ये कहना मतलब आपकी गिनती 1 से शुरू होती है, वो सीधे 10 कर दे ये देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बोली जी, और ये मैं भी चाहता था कि ये बताया जाए जी। कि मैं जो है दवाइयों की सबसे नीचे की जो पोटेंसी होती है, हुँ, उससे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हुँ, जैसे 1x, 3x, 6x, 12x और 30, हुँ, हुँ। मतलब 30 को हम मैक्सिमम मानते हैं। जी। जबकि उसके बाद हाई पोटेंसी शुरू होती है 200, 1M यानी 1000, जी, 50,000, जी, जी, 1 लाख, जी। ऐसी पोटेंसी उसमें शुरू होती है। तो मैंने कभी भी, ये समझ लीजिए कि अभी तक की 50 साल की प्रैक्टिस में मैंने मुश्किल से 5-7% हाइपोटेंसी कहीं जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, हुँ, तब हुँ। मैंने उपयोग तभी की, उपयोग कर नहीं तो नहीं की। क्योंकि मुझे लो पोटेंसी से ही जो रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ वो मिल जाता मिल है। जाते हैं। तो हम हाइपोटेंसी क्यों उपयोग करें? डॉक्टर साहब आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं और सनातन संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी प्रैक्टिस के लिए समय कैसे दे पाते हैं? ये जो है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं उनका काम करता हूँ, वो मेरा काम करते हैं। क्योंकि गायत्री परिवार में यह अपेक्षा की जाती है कि जितना समर्पण होगा, जितने समर्पण भाव से काम करेंगे, उतना गुरुजी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारा सप्ताह में 1 दिन
रविवार मेरा क्लिनिक बंद रहता है। जी। रविवार सुबह से शाम तक मेरा गायत्री परिवार के लिए समयदान होता है। जी। और चूंकि मैं जिला समन्वयक हूँ तो मुझे पूरा जिला देखना है, दौरे भी करना है। दौरे करना जी, रहता जी। है और हर रविवार कोई दौरे रहते हैं। हम्म। इसके अलावा बीच में कोई जरूरी काम आ गया जहाँ मुझे गायत्री परिवार के काम से जाना है, तो मैं उस समय का अपना क्लिनिक बंद करके जाता हूँ और वहाँ एक नोटिस लगा देता हूँ कि मैं इस समय वापस मिलूंगा। जी, जी। इस तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। आप गायत्री परिवार में तो सक्रिय हैं, इसके साथ ही सामाजिक कार्य में भी बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिले के चर्चित व्यक्ति हैं। न सिर्फ बैतूल जिले बल्कि आसपास के 5-10 जिलों में भी अपन कहा जाए तो डॉक्टर कैलाश वर्मा एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजनीति में आने का विचार नहीं आया क्या सर आपका कभी? हैं? राजनीति में आने के लिए मुझे चांस मिले थे, जी, लेकिन राजनीति को मैंने शुरू से ही पसंद नहीं किया, जी। क्योंकि राजनीति के जो हमने अभी तक के जो राजनीति में होता है वो देखा है, हुँ, तो ऐसा लगा कि राजनीति में मेरे जैसा व्यक्ति जो है सफल नहीं हो सकता, मतलब आपकी दृष्टि से राजनीति बेकार है। बेकार है। हाँ, जी, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहा मैंने, जी, जी। और नहीं जाना चाहने के लिए ऐसा नहीं कि नेता लोगों को ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। हुँ, आज मुझे सभी पार्टी के लोग मुझे सम्मान देते हैं, बिल्कुल। पसंद सब करते हैं, सब वर्ग के लोग सब वर्ग करते के हैं लोग बिल्कुल। मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे राजनीति में जाना उचित नहीं लगा, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीति में ईमानदारी तो 100% नहीं चलती जी। है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था तो सामने आया मेरे नदी के उद्गम स्थल का शुद्धिकरण अभियान कुछ चलाने वाला गायत्री परिवार। इसके बारे में कुछ बताइए ना थोड़ा, जी, जी। है ना? आपने अच्छा पूछा। कल हम लोग बेल नदी पे, और हर साल विवेकानंद जयंती जो आज है, जी, तो विवेकानंद पखवाड़ा मनाया जाता है। जी। तो हम लोगों ने, कल रविवार था, रविवार मेरा समयदान भी था, हम लोगों ने बेल नदी के उद्गम स्थल पे, बेल नदी का उद्गम स्थल जो है एक तालाब है पंखा पे, हुँ, हुँ। वहाँ पे वो उद्गम है। जी, तो उस उद्गम स्थल से हमने सफाई अभियान शुरू किया, और हम लोग हर साल जल स्रोतों का शुद्धि अभियान करते ही करते हैं, और अगले 15 दिन तक ये निरंतर चलता चलते रहेगा रहते। पखवाड़े में। जी। तो कल वहाँ पे हम लोग जल स्रोत शुद्धि अभियान के लिए गए थे, हुँ, हुँ। और वहाँ से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये वर्ष भर चलेगा भी। ये वर्ष भर चलेगा, तो अभी चलेगा। जी, इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। जी। 5 जून से हम लोग वृक्षारोपण करने जा वृक्षारोपण रहे हैं। करें। तो वृक्षारोपण हमारा जो है गायत्री परिवार का संकल्प 11,000 वृक्ष पौधे प्रति वर्ष लगाने का है, जी। और ना केवल लगाने का, बल्कि उनका देख-रेख भी करने का है, और उसमें हम लोग सफल भी होते हैं, 11,000 से अधिक ही लगा देते हैं। डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने समय दिया और बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपने अपनी पूरी बात रखी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे ये चांस दिया गया, मुझे यहाँ बुलाया गया। मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद।